Hello friends, welcome to 10 Minutes Engineering. So our today's topic is stress strain graph of mild steel. आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग आज पढ़ेंगे कि माइल्ड स्टील में स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कैसे बनता है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक माइल्ड स्टील लेते हैं। आप कंसिडर कर सकते हो कि ये देखो एक माइल्ड स्टील का टुकड़ा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में फिक्स कर देना है। टेंसाइल टेस्टिंग मशीन क्या करता है, इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगाता है। टेंशन फोर्स का मतलब होता है खींचना। तो अगर आप इसको ऐसे फिक्स करोगे तो इधर साइड से और इधर साइड से इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है, और इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है। तो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन क्या करता है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो कुछ ग्राफ हम लोग का ऐसा बनता है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ। क्या क्या हुआ फिर से बता दे रहे हैं। ये माइल्ड स्टील लिए हैं, इसको टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में फिक्स किए हैं, ठीक है। कैसे फिक्स करते हैं आपको कुछ दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। देखो ये आपका क्या है, माइल्ड स्टील है, इसको आप टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में ऐसे फिक्स कर दिए हो, ठीक है। और इसकी वजह से इधर की तरफ और इधर की तरफ क्या करता है, इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगता है। तो उसकी वजह से इसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक यहाँ पे सीपीयू लगा रहते हैं, कंप्यूटर लगा रहते हैं, उसको कैलिब्रेट किए रहते हैं और लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ हमारा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आती कहां से है, प्रॉब्लम ये आती है ना, देखो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ तो कुछ ऐसा बन जाता है हम लोग का। दिक्कत ये आती है कि देखो आपको बता देते हैं दिक्कत क्या आती है। मान के चलो कि कोई एक माइल्ड स्टील जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, ठीक है, और एक दूसरा माइल्ड स्टील है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता है कि डिफॉर्मेशन, इक्वल डिफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे हमें ज्यादा लोड क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। दोनों में अगर हमें इक्वल डिफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे हमें लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे लोड कम लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर हमें इक्वल डिफॉर्मेशन चाहिए कि वो भी ये भी दोनों सेम डिफॉर्म करे तो हमें यहाँ पे लोड ज्यादा लगाना, सॉरी कम लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो इक्वल डिफॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करने पे लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन ग्राफ चेंज हो जाता है, ठीक है। आप खुद देखो ना, अगर मान के चलो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का माइल्ड स्टील है तो उसका लोड डिफॉर्मेशन ग्राफ भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा तो चाहिए नहीं, हमें एक ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं बता पाता है, ये डिपेंड करता है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ किस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो हम क्या करते हैं, लोड को जो पी है उसको एरिया से डिवाइड करते हैं और ये स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रेन डिफॉर्मेशन को हम एल से डिवाइड करते हैं तो डेल्टा बाई एल क्या हो जाता है, स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग को इसी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ से स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये स्ट्रेन है एक्स एक्सिस पे। देखो स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे ही क्यों रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आता है, ठीक है। जब लोड लगाते हैं मटेरियल के ऊपर तो हम लोड लगाए खींचे तो उसके अंदर स्ट्रेन आया, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेन क्या होता है, बेसिक होता है, और स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन से आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएंगे। तो हम आपको एक एक चीज में समझाते हैं। तो इसको हम लोग इसमें क्यों कन्वर्ट किए, इसलिए कन्वर्ट किए ताकि हमारी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी बन जाए, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने पे चेंज ना हो, ठीक है। ये हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेम ही आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ मिलेगा माइल्ड स्टील का। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां से आपका क्या होता है, वेरिएशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस स्ट्रेन को दिखाता है, वाई एक्सिस स्ट्रेस को दिखाता है। तो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता है, कहां तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट एक ऐसा पॉइंट है जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितना ज्यादा स्ट्रेस तुम बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेन बढ़ेगा, सॉरी जितना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। लीनियर वेरिएशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनैलिटी बात के बाद क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद आपका आता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और आपको हम बता दें थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए कि ये थोड़ा सा स्लाइडली कर्व्ड होता है, ठीक है। लेकिन एनालिसिस पर्पस के लिए इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना कि P से लेकर E तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। प्रोपोर्शनल कहां तक होता है, सिर्फ O से लेकर P तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। और हुक्स लॉ भी यही बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ भी कहां तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, ना कि इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट तक वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट होता क्या है, देखो लिमिट लिखा हुआ ना नाम में लिमिट, तो लिमिट का मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट एक अपर लिमिट है जहां पे अगर स्ट्रेस
यहाँ इलास्टिक लिमिट तक हुआ या इसके कम तक हुआ, और अगर आप लोड हटा दिए, लोड हटाने पे स्ट्रेस हट जाएगा तो मटेरियल वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इलास्टिक लिमिट अपर लिमिट होता है जहां तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर आप ई से थोड़ा सा भी ऊपर गए तो इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो बात अलग है कि ई से लेके सी तक जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का पता भी नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन होता जरूर है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका इलास्टिक लिमिट से ही शुरू हो जाता है। तो इलास्टिक लिमिट है क्या? इलास्टिक लिमिट अपर लिमिट है जिसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हम स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट तक रखते हैं या उसके अंदर रखते हैं तो स्ट्रेस हटाने पे मटेरियल वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर ई से लेके सी तक गए तो अब इसके अंदर धीरे धीरे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। और सी क्या है? अपर यील्ड पॉइंट। देखो अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट अगल बगल होते हैं और ये आपके सारे मटेरियल में मिलते हैं, माइल्ड स्टील मटेरियल में मिलता है दोनों पॉइंट्स, अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है एज कंपेयर टू लोअर यील्ड पॉइंट, इसलिए यील्ड पॉइंट को हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट को कंसीडर करते हैं, अपर यील्ड पॉइंट को नहीं। वो स्टेबल नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए अब यील्ड पॉइंट होता है क्या? यील्ड पॉइंट का मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहां पे यील्डिंग मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन तो यहीं से शुरू हो रहा था ई से, लेकिन इतना कम था कि वो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब अपर यील्ड पॉइंट आता है उसके बगल में लोअर यील्ड पॉइंट आता है तो वहां पे हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग किसी भी माइल्ड स्टील को या किसी भी आप देखे होंगे जितने भी माइल्ड स्टील होते हैं उन लोग को हम क्या करते हैं, इसके यील्ड लिमिट तक ही उसको यूज करते हैं। जैसे आप सुने होंगे क्या, Fe 415 आप सुने होंगे, Fe 415, ठीक है, Fe 500, ठीक है। तो इसमें 415 500 है क्या? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, और ये इसको यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे ज्यादा बढ़े, इससे ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेस आया, 415 से ज्यादा आया तो इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। मतलब आप स्ट्रेस हटा भी दोगे तब भी इसके अंदर डिफॉर्मेशन परमानेंट आ जाएगा, ये वापस अपने मटेरियल अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यील्ड जो स्ट्रेस है उससे कम हम स्ट्रेस इसमें अप्लाई करें ताकि परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना आए। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, यहां से आपका यील्डिंग शुरू हो जाती है। यील्डिंग का मतलब क्या होता है? यील्डिंग का मतलब यही होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहां से सी से डी तक ये होता है, इसको कहते हैं यील्ड प्लेट्यू। यील्ड प्लेट्यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है वो क्या है, वो आपका हॉरिजॉन्टल है। मतलब स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ते चला जा रहा है। देखो स्ट्रेन जो है सी से लेके डी तक बढ़ गया और स्ट्रेस वही था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यील्ड प्लेट्यू होता है वो ऐसा प्लेट्यू होता है सी डैश से लेके डी तक जहां पे स्ट्रेस कांस्टेंट होता है तब भी स्ट्रेन आता रहता है। ठीक है, वो कितना खतरनाक होता है कि आप स्ट्रेस उतना ही रखे हो लेकिन स्ट्रेन बढ़ते चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग सी डैश तक ही, यील्ड स्ट्रेस तक ही, ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट तक ही हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस इसमें इतना ही आए, इससे कम आए, वरना इसके आगे देख लो आप कितना खतरा है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस पे ही मटेरियल फेल कर जाता है, फेलियर तो यहाँ पे करेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग यील्ड लिमिट तक ही मटेरियल को यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो डी से ई तक क्या होता है, अब ये फिर अचानक से मटेरियल हार्ड हो जाता है। अब इसके ऊपर फिर से तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर थोड़ा सा कम स्ट्रेन आएगा। तो देखो ये वाई एक्सिस वाला बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन कम बढ़ रहा है। तो यहाँ डी से लेके ई तक हमें ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है स्ट्रेन लाने के लिए, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं। अब ई क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल, जो माइल्ड स्टील है अपने अंदर क्या कर सकता है, जो रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल के अंदर आता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद ई से लेके एफ तक इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग कहते हैं। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है कि अब मटेरियल क्या हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया है, अब ये फ्रैक्चर होने ही वाला है। ठीक है, और इसके अंदर नेकिंग आ जाती है। नेकिंग का मतलब ये एकदम पतला हो जाता है, फिर अचानक से यहाँ पे फ्रैक्चर पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अचानक से तो नहीं, आप देख लो कितने सारे पॉइंट्स आए हैं तब जाके फेल हुआ है, और इसी को हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। माइल्ड स्टील हमारा एक डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है, तो आप देखोगे इलास्टिक लिमिट तक, यहां तक जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब इलास्टिक लिमिट तक या इलास्टिक लिमिट के पहले अगर आप स्ट्रेस रखोगे तो मटेरियल, स्ट्रेस हटाने पे मटेरियल वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट के ऊपर गए तो
ई से लेके सी तक आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कम मिलेगा देखने को, लेकिन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका अपर ईल्ड पॉइंट और लोअर ईल्ड पॉइंट आना शुरू हो जाता है, अब ईल्डिंग जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो कंसिडरेबली दिखना लिखता है, मतलब आपको दिखेगा कि उसके अंदर क्या है, ठीक ठाक चेंजमेंट आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेस हटाते हो तब भी मटेरियल वापस अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। और उसके सी डैश से डी तक क्या है, ईल्ड प्लेट्यू है। ईल्ड प्लेट्यू का मतलब ये है कि कांस्टेंट स्ट्रेस पे भी स्ट्रेन आ रहा है, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग होता है कि मतलब ज्यादा आपको स्ट्रेस देना पड़ता है स्ट्रेन लाने के लिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन सॉफ्टनिंग होता है। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग मतलब मटेरियल सॉफ्ट होते जाता है, नेकिंग आती रहती है, फ्रैक्चर होने वाला रहता है और एफ पॉइंट पे फ्रैक्चर हो जाता है। तो हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं कहाँ तक, सी डैश तक, ठीक है। और कहाँ तक यूज हो सकता है, फ्रैक्चर तक। तो ये क्या होती है, एडवांटेज होता है डक्टाइल मटेरियल का, ठीक है। तो यहाँ तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यहाँ तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको एक्चुअली लैब में कैसा होता है तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है कि लैब में जो चलता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो यहाँ पे फेलियर हो रहा है और ये क्या है, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है, ऐसे ही कुछ मशीन होती है। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एक मॉनिटर लगा रहता है जो कि कैलिब्रेटेड रहता है, कितना इसके ऊपर लोड लग रहा है, कितना इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है। और ये सारे स्टेजेस हैं, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन ऐसा कुछ दिखता है, फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, फिर उसके अंदर यील्डिंग देखो दिख रहा है, कंसिडरेबल थोड़ा सा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। फिर क्या दिख रहा है यहाँ तो, और ये हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया, फिर यहाँ पे देखो नेकिंग हो गया एकदम पतला, फिर यहाँ पे कप एंड कोन फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि आपको दिख रहा है कि ये कप टाइप का ही, कोन टाइप का है, इस तरह का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए क्लास में आप मतलब आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।